Today we will going to learn about the major domain of the Earth. There are three main major domains of the Earth. First, lithosphere. Second, atmosphere, and third, hydrosphere. Lithosphere. Lithosphere, the solid section of the Earth made up of rocks and soil is known as lithosphere. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है वो हमारे थ्री मेजर डोमेन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हमारा पहला होता है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर वो स्फीयर होता है, वो डोमेन होता है अर्थ का जो कि सॉलिड सेक्शन होता है, जो कि रॉक से बना होता है, जिसमें सॉइल होती है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक फ्रॉम द क्रस्ट एंड लेयर ऑफ द सॉइल कंटेनिंग न्यूट्रिशन एलिमेंट, जो कि रॉक और सॉइल से मिलकर बना हुआ होता है. द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू द वास्ट लैंड मास नोन एज कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज नोन एज ओशियंस. एंड दीज nutritional components sustain organisms on the planet. All of the world's ocean are linked. जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस होता है वो बहुत बड़े लैंड के मतलब बड़े बड़े पीसेस में है, जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज भी हैं यहाँ पे जिन्हें हम ओशियंस कहते हैं. इनमें बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म, हमारे प्लेनेट के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम भी जितने भी एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, सब लोग यहाँ पे रहते हैं. जितना भी वर्ल्ड का ओशियन है वो पूरा आपस में कनेक्टेड है. मतलब जैसे कि अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो डिवाइडेड है. जैसे कि अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है वो एशिया से नहीं कनेक्टेड है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे ओशियंस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. In all the regions the ocean level is same. ओशियन का लेवल हम हर जगह पे सेम है. मतलब जो पानी का लेवल है वो चाहे किसी भी ओशियन की बात की जाए उसका लेवल बराबर है. लेकिन जो लैंड का एलिवेशन है वो कुछ होती है, मतलब लैंड की कुछ ना कुछ हाइट होती है. जैसे कि हम माउंटेन देखें, माउंटेन्स थोड़े ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट होती है, लेकिन प्लेन्स थोड़े कम होते हैं. कोस्टल एरिया और भी थोड़ा उसका एलिवेशन और भी कम हो जाता है. तो जो एलिवेशन होता है, मतलब जो हाइट होती है लैंड की, वो सी के लेवल से मानी जाती है. द एलिवेशन ऑफ द सी लेवल इज एज्यूम्ड टू बी द जीरो. तो जो समुद्र का जो लेवल होता है उसको हम जीरो मानते हैं, और जो एलिवेशन आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. मतलब हम जो किसी भी चीज की हाइट देखते हैं तो वो हम समुद्र की लेवल से नापते हैं. कि जैसे कि हमारे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हम समुद्र के लेवल से मेजर करेंगे. From here, a variety of different places are measured. अलग अलग जगहों का जो हम हाइट है, एलिवेशन है, वो हम समुद्र से ही, सी लेवल से ही मेजर करते हैं. माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक विद द एलिवेशन ऑफ 8,848 मीटर अबव द सी लेवल. जैसे कि हम माउंट एवरेस्ट की हाइट करें, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक है, सबसे ऊंची जगह है, तो उसकी जो लंबाई है, उसका जो एलिवेशन है वो 8,848 मीटर से कहाँ से है, वो सी लेवल से है. Continent. On the planet there are 7 continents separated by sea bodies. They are जो कॉन्टिनेंट्स है ना हमारे प्लेनेट्स पे, वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि अलग अलग हो रहे हैं 5 सी बॉडीज से, मतलब समुद्र से अलग अलग होते हैं, जिन्हें हमने समुद्र के थ्रू अलग अलग बांट रखा है. जैसे कि हम पहले कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा लैंड पार्ट है, कवरिंग 1/3 ऑफ द अर्थ प्लैनेट्स टोटल लैंड एरिया, जो कि पूरे अर्थ का 1/3 हिस्सा अकेला खुद रखता है. इट इज कैलकुलेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये किस में आता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आता है. ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, आपने ग्लोब देखी होगी, अर्थ देखी है. अर्थ को अगर वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर 2 बराबर बराबर हिस्सों में काटा जाए, हेमिस्फीयर्स में काटा जाए, मतलब तो 2 हिस्से होंगे उसके अर्थ के. एक होगा हमारा लेफ्ट साइड का, एक होगा हमारा राइट साइड का. जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अगर आपको लेफ्ट और राइट से समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो. अगर हम उसे वर्टिकली काटते हैं अर्थ को तो 2 हिस्से होंगे. तो ईस्ट वाला हिस्सा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में मैप्स वाले में डायरेक्शंस पढ़ी थी कि नॉर्थ कहाँ होती है, साउथ कहाँ होती है, ईस्ट कहाँ होती है, वेस्ट कहाँ होती है ना. तो ईस्ट वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ.
जैसे कि आप ये देखिए हमारी अर्थ है, इसको हमने वर्टिकली काटा तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी तरीके से अगर ये मेरी अर्थ है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटूं तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। आगे देखते हैं। एंड इज क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो हमारा एशिया है, जो कि एशिया वाला ये वाला पार्ट होता है, ये कुछ इस जगह पे, इस पे से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन भी निकलती है, जो कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, अर्थ की 3 इमेजिनरी लाइंस हैं। ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 3 नहीं है, और यहाँ पर भी है, टॉरड जोन बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से होती है आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये 5 लाइंस होती हैं हमारी। ये हमारी होती है ये वाली, दिस वन, नो जस्ट अ मिनट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द यूरल माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब जो यूरल माउंटेन एक रेंज है, जैसे कि हम देखें ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एशिया है, यहाँ से हमारा कुछ करके ये यहीं से हमारा यूरोप आ जाता है ऐसे। तो ये जो, जस्ट अ मिनट, ये वाली जो ये एक लाइन होती है, इसको हम यूरल माउंटेन कहते हैं। माउंटेन, ये वो माउंटेन्स की रेंज होती है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं जो कि यूरोप वाले कॉन्टिनेंट को एशिया वाले कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं। एशिया एंड यूरोप आर कंबाइंड लैंडमास। वैसे असल में जो यूरोप और एशिया है वो दोनों कंबाइंड लैंडमास है, मतलब ये वो जमीन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यूरोप दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय द 3 साइड्स बाय द सी। ये वो कॉन्टिनेंट है जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरी है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखें, 1 2 3, तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द एशिया, जो कि एशिया, ये हमारा एशिया है ना, उसके वेस्ट में है, जो कि डायरेक्शन हमारी इस तरीके से होती है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये हमारी ईस्ट है ना। तो ये हमारे वेस्ट डायरेक्शन में है, देखो एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये एशिया से अगर देखा जाए, इसे कंपेयर करा जाए तो एशिया से ये काफी छोटा है, और ये किस में आता है, आर्टिक सर्कल के अंदर आता है, क्योंकि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कुछ, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है हमारी, वो कुछ इस तरीके से होके निकल जाती है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरीके से है, यूरोप छोटा सा है बिल्कुल, और ये निकलता है हमारा आर्टिक सर्कल। अब अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ on the planet where the tropic of cancer, equator and the tropic of the capricorn all pass through। अफ्रीका सिर्फ एक ऐसा एक लौता कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये इस तरीके से, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इक्वेटर भी पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। ये तीनों लाइन पास होती हैं। सी एंड ओशियन आर सराउंडेड बाय इट। ये पूरी तरफ से समुद्र से ढका हुआ होता है। अगर हम इसे देखें तो इसके चारों तरफ समुद्र और सीज होती हैं। द कॉन्टिनेंट इज मेजॉरिटी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका जो मेजर हिस्सा है, जैसा कि हम देखें, इसका मेजर पार्ट जो है, ज्यादातर हिस्सा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो कम हिस्सा है थोड़ा सा, वो हमारा आता है हमारा
साउदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर मैंने जैसा कि बताया था, अगर इसे हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो ये हमारा, ये इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। आगे देखते हैं द नाइल। जो नाइल रिवर है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी अफ्रीका में ही पास होती, अफ्रीका में ही है। एंड द वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हॉटेस्ट डेजर्ट भी सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में ही है। नॉर्थ अमेरिका, द इस्थमस ऑफ द पनामा कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। जैसा कि इसको हम देखें, ये हमारा ग्लोब, एंड कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और कुछ इस तरीके से साउथ अमेरिका है। तो ये जो एरिया है हमारा, ये इसे हम बोलते हैं द इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्ड कॉन्टिनेंट, मतलब नॉर्थ अमेरिका हमारे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, स्पेनिंग बोथ नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि दोनों में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी। अगर हम देखें तो ध्यान से, कुछ ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरा वेस्टर्न में। और अगर कुछ हम इस तरीके से देखें तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो ये वाला पार्ट जो आएगा अकेला, ये दोनों है, इसमें वेस्टर्न भी है नॉर्थ भी है, तो ये हमारा कहलाता है नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वो ज्यादातर साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं नीचे वाले पोर्शन में। दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। हमारा इक्वेटर कुछ इस तरीके से, है ना। ये ज्यादातर किस में आता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एडीज, वो भी इसमें ही पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी रिवर नाइल थी जो अफ्रीका में थी, लेकिन सबसे बड़ी रिवर अमेज़न, वो भी हमारे साउथ अमेरिका में पाई जाती है। Australia is the world's smallest continent located entirely in the southern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में ही आता है पूरी तरह। एंड द आइलैंड कॉन्टिनेंट एज इट इज नोन, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बुलाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा है और आइलैंड की तरह है, चारों तरफ से ओशियन और पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका इज एंटायरली लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिका पूरी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। दिस कॉन्टिनेंट साउथर्न पोल इज लोकेटेड इन द सेंटर। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका सेंटर हमारा साउथ पोल है। अब मैं आपको बता देती हूँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या होते हैं। जस्ट अ मिनट। दिस इज अवर अर्थ, एंड जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि ये होती है हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब जो हमारा अंटार्कटिक का है ये कॉन्टिनेंट, वो कुछ इस जगह पे है। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा। अब जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब यहाँ पे भी एक चीज समझने की है, ये हमारा फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन, एक मिनट मैं इरेज करके फिर लिखती हूँ। इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, FRIGID, सॉरी, फ्रिजिड जोन। ये भी हमारा फ्रिजिड जोन कहलाता है, एक ऊपर एक नीचे, ये भी हमारा फ्रिजिड जोन। इसको मैं, ठीक है, जोन, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला और ये वाला, ये हमारा दोनों क्या कहलाते हैं, टेम्परेट जोन। और ये वाला हमारे हीट जोन होते हैं, टॉरिड जोन। इसे हम क्या बुलाते हैं, मैं इसको दूसरे कलर से भी कर देती हूँ। ये दोनों एरिया हमारे कहलाते हैं टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। तो ये जो हमारा फ्रिजिड जोन होता है, फ्रिजिड जोन के ये वाले जो एरिया होते हैं हमारे, इनको हम, ऊपर वाले को तो हम बुलाते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को हम बुलाते हैं साउथ पोल। तो जो हमारा साउथ पोल है, बिल्कुल पॉइंट होता है यहाँ का, बिल्कुल सेंटर नीचे का, वो हमारे अंटार्कटिका का मिड पॉइंट होता है। अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड इन ह्यूज आइस शीट एंड हैज नो ह्यूमन सेटलमेंट। अंटार्कटिका वाले कॉन्टिनेंट में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, मतलब वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरे के पूरे ग्लेशियर से ढका हुआ है। इन अंटार्कटिका देयर आर रिसर्च स्टेशन, सिर्फ वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ है, वहाँ बिल्कुल भी रहने के लिए, लाइफ के लिए सपोर्ट एनवायरनमेंट नहीं है। इंडिया के भी कुछ रिसर्च स्टेशन है, उनमें से 2 के नाम यहाँ दे रखे हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि अंटार्कटिका में प्रेजेंट है, तो वो है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण मतलब होता है साउथ। ये हमारा मैप है, यहाँ हम इजीली देख सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंट को। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। मैंने लाइन से बता दिया है, सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट होता है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप और फिर अंटार्कटिका। जिस तरह से हमने यहाँ कॉन्टिनेंट्स की बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम ओशंस की बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।